शहजादे बाल्डविन ने बैलियन और विलियम के लिए फैसला कर लिया है। दोगबुरु को एहसास हो जाएगा कि उसने एक लालची के साथ इत्तेहाद किया। तुम ये सीखोगे कि मजलूम पर जुल्म करने की क्या कीमत होती है। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। इस मुरक्कब की थोड़ी थोड़ी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंसूबा बर्बाद होगा। सलाहुद्दीन के जिंदा रहने तक ये नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया है बैलियन, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। अल्लाह, क्या हम दरवेश चाचा से मिलने आए हैं? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? उनसे दुआ करवाने आए हो ना? हम उस दुआ को खत्म करने आए हैं जो नहीं मांगी जानी चाहिए थी। नूरुद्दीन जंगी के मिंबर को खत्म कर देंगे हम। अल्लाह, क्यों इतना बड़ा अमीर अपने सारे काम छोड़कर इस मिंबर के पीछे क्यों पड़ा है? ये मिंबर बरसों तक लोगों की नजरों में कुद्स की फतह की अलामत रहा। अगर हम अमन बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे याददाश्त से मिटाना जरूरी है। मुझसे क्या चाहते हो? ये काम तुम खुद करोगे। अल्लाह, कुछ भी हो जाए तुम्हें गुमुश्तगिन का एतमाद जीतना है। बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना। ये जगह
तुमने यह भी कर ही लिया। गोखपुरो, यह कैसी दुश्मनी है? यह कैसी हर्ष है? क्या तुम्हें अपने दीनी भाई के साथ ऐसा करना झेप देता है? जब तुम मुझे धोखे में रखकर मुसलमानों के हक वाले सोने की तरफ खींच रहे थे, तो क्या तुमने अपने भाई के बारे में सोचा था? तुम्हारी गलतियां बहुत बड़ी हैं। दुआ है कि अल्लाह करे देर होने से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाएं। मैं जो देखना था देख चुका हूं सलाहुद्दीन। मैंने जो देखा है उसके मुताबिक फैसला नाफिज करूंगा। रुक जाओ मेरे सुल्तान, छोड़ो मेरे सुल्तान को, मत करो ऐसा। रुक जाओ मेरे सुल्तान, छोड़ो मेरे सुल्तान को, मत करो ऐसा। वल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फलन युदिल्ल आमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। तुम हार गए बुरहे, तुम सब हार गए। तमाम जंगी सल्तनत, तमाम इस्लामी जमीनें ईसाइयों के कब्जे में चली जाएंगी। नूरुद्दीन की सारी बाकियात को मैं एक एक करके मिटा दूंगा। पहले तुम, फिर सलाहुद्दीन। तुम हारे तो असल में तुम हो। मुनकर और मुनाफिक वह सब मिटकर खत्म हो जाएंगे। फतह ईमान वालों ही की होती है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी तलवारें नीचे करो। अगर तुमने मजीद जिद की तो तुम्हारा खून बहाने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हथियार डाल दो। अपनी तलवारें नीचे करो।
इन सबको गिरफ्तार कर लो। जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, तुम सब मेरे कैदी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन गोक बोरू के गले पर खंजर रखा हुआ होता है और वो तमाम उसके सिपाहियों से कहता है कि अपने हथियार डाल दो वरना तुम्हारा ये सरदार नहीं बचेगा। वहाँ पर तमाम लोग जो उनके गोक बोरू के सिपाही होते हैं वो भी सलाहुद्दीन के सिपाहियों के गले पर खंजर रखकर खड़े होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोरू आता है और कहता है कि अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान के हुक्म को सुनो वरना तुम्हारा सरदार यहाँ पर बेवजह मारा जाएगा। नीचे कर लो अपने तीर और छोड़ दो हमारे सिपाहियों को। यहाँ पर गोक बोरू सलाहुद्दीन से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए काराकोश। वहां पर काराकोश गोक बोरू को देखकर कहता है कि काराकोश गोक बोरू को कहता है कि असल में तुम्हें शर्म आनी चाहिए गोक बोरू, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पे तलवार तान के तुमने हाथ फलांग ली थी। तुमने अच्छा नहीं किया गोक बोरू, मैंने जो किया वो ठीक किया। मैं मजीद वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमियों को पीछे हटाओ, जल्दी करो। वहां पर गोक बोरू उसे बहुत ज्यादा दुख की नजरों के साथ देख रहा होता है और सलाहुद्दीन कहता है कि अगर मजीद जिद करते हो तो तुम्हारा ये सरदार नहीं बचेगा। मैं तुम्हारा खून बहाने से दरेग नहीं करूंगा गोक बोरू, अपने सिपाहियों को हुक्म दो गोक बोरू, दस्तबरदार हो जाओ गोक बोरू उनसे कहता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बोरू गोक बोरू से कहता है कि तुम पछताओगे। बोरू की तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेता है और फिर वहां काराकोश को भी एक नजर देखता है। काराकोश भी उसे तिकतिकी नजर से देख रहा होता है। वहां पर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो। तो सलाहुद्दीन झट जैसी वो तलवारें नीचे करते हैं तो सलाहुद्दीन के सिपाही भी झट से उससे तलवारें ले लेते हैं। वहां पर काराकोश लंबी सुख की सांस लेता है। वहां पर वो गोक बोरू कहता है कि पीछे हट जाओ। तो वो उसके सिपाही पीछे हटने लगते हैं और वहां पर बोरू आता है और कहता है कि अल्लाह का शुक्र है भाई। वहां पर वो गोक बोरू के कंधे से पकड़ता है जो कि जख्मी होता है और वहां पर सलाहुद्दीन कहता है कि सबको तहवील में ले लो। तो वो तमाम के तमाम गोक बोरू के सिपाहियों को तहवील में लेते हैं और सलाहुद्दीन कहता है कि जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरी कैद में रहोगे, तुम सब लोग। वहां पर सलाहुद्दीन उसे कहता है। गोक बोरू बहुत ही ज्यादा गुस्सैली नजर से सलाहुद्दीन को देख रहा होता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें मंजर तब्दील करके हमें शमसा खातून दिखाई जाती हैं जो कि बिस्तर मर्ग पर पड़ी होती हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वहां पर उनकी नौकरानी उनकी पट्टियां कर रही होती है। वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा भी ठहरी होती है जो कि अपनी बहू का यह हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वहां पर औरत कहती है कि ऐसे तेज बुखार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि उन्होंने पिछले दिनों में क्या क्या खाया और क्या क्या पिया, उन्होंने क्या क्या किया सब मुझे पता है। वहां पर वो औरत भी ठहरी होती है जिसने उसे जहर दिया होता है। वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा सब कुछ जान जाती हैं और वो कहती हैं कहीं इसे जहर तो नहीं दिया गया बेटी। तो वो औरत कहती है कि मुमकिन है कि इससे जहर दिया गया हो। वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी सी लड़की जो कि शमसा खातून के साथ रहती है वो भी आ जाती है। तो वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि क्या ये गद्दारी है, हमें पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा। वहां पर वो औरत कहती है कि शमसा खातून को किसी चीज से एलर्जी भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे फूल या कोई ऐसी चीजें जिससे इन्हें एलर्जी हो, शायद ये हो सकता है उन्होंने ये खा ली हो। वहां पर जो औरत ठहरी होती है उसके औसान खता हो रहे होते हैं। वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि बेटी वो इलाज तैयार करो जो तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी। तो वो औरत कहती है कि जी बिल्कुल, मैं जैसा कहेंगी आप वैसा मैं करूंगी। वहां पर वो कहती है कि हम शमसा खातून को वो पिलाएंगे, इंशाल्लाह ये सेहतियाब हो जाएंगी, शायद दवाई की इसकी शफा का वसीला बने। तो वो औरत कहती है कि मैं फौरन तैयार कर देती हूँ वालिदा, आप फिक्र ना करें। तो वहां से चली जाती है और शमसा खातून खास रही होती है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहां पर जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि वालदा शमसा आपस से मुतल्लिक कुछ है। तो वो जैसे ही उसकी बात सुल्तान वालदा देखती है तो वो कहती है कि बोलो लैला उस तबीबा की तरफ देखती है तो तबीबा कहती है कि मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती हैं कि आप जा सकते हैं अगर खातून, अगर आपने मुझे जरूरत हुई तो मैं आपको बुला लूंगी। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है। तो फिर लैला सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा के करीब आ जाती है और सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि बताओ लैला। तो वहाँ पर वो लैला कहती है कि मुझे ज़मरद के कमरे से कुछ मिला है वालदा,
कुछ मिला है मुझे। इसमें एक अजीब व गरीब दवाई थी। मैं जमशेद आफंदी से मिली और वो इसका तज्जिया करने जा रहे थे और मुझे बताने जा रहे थे कि वो किस चीज़ से बनी है। लेकिन वो कहती है कि, तो वो औरत उससे पूछती, सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा उसे पूछते कि क्या, तो वो कहती है कि जमशेद आफंदी मारे गए। तो ये जैसे ही वो सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि किसने किया, कैसे हुआ। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली, वो उसे कहती है कि कोई और नहीं बल्कि यही अपना सुराग छुपाने के लिए जमशेद आफंदी को मारने वाली भी जमुर्द है वालदा। ये सब कुछ जमर्द ने किया है। तो वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा कहती है कि लैला, जो तुम कुछ कह रही हो ये कोई आम बात नहीं है बेटी, आम बात नहीं है, हमें इसके लिए सबूत चाहिए। लेकिन हाथों में सबूत के बगैर हम किसी पर इतनी आसानी से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये बात अच्छी तरह याद रखो। तो वहाँ पर लैला कहती है तो अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा थोड़ी परेशान हो जाती है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, वो लैला से कहती हैं। लैला वहाँ पर शमसा खातून की हालत को देखकर वहाँ से दुखी जा रही होती हैं। तो वो शमसा खातून भी खास रही होती हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दूसरी तरफ हमें मंजर तब्दील करके हमें शहंशाह बालुन की बहन दिखाई जाती हैं। बदकिस्मती से शहजादी, हमने आपका बच्चा खो दिया। वो वहाँ पर तबीब कहता है बहुत बदकिस्मती की बात है। वो उसकी तरफ देखता है तो वो शख्स कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसके आंसू मुसलसल निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पर लोथ गाय उसके करीब आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि हिम्मत मत हारो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो फिर उसका हाथ उठाकर कहता है कि हिम्मत रखो, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती होती है और मुसलसल रो जाती है। वहाँ पर लोथ गाय कहता है आपसे मैं हमेशा कहता रहा। तो फिर वो वहाँ से उसका हाथ उसे छुड़वा कर वो दूर देखने लगती है और उसे नाराज़गी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस मारिया दिखाई जाती है, मलका मारिया, और कहती है कि बालियान और विलियम के लिए अंदर से किसी की मदद किए बगैर कैद खाने से फरार होना मुमकिन नहीं था। ऐसी चीज़ की जरूरत कौन कर सकता है। बालविन कहता है बालियान की मौत सबसे ज़्यादा किसे दुख देगी, इज्जत माफ किसे दुख देगी। तो वो वहाँ औरत वो कहती है। तो किंग बालविन कहता है कि जो कुछ भी हुआ हो जाए, शहजादी सबीला हरगिज़ ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। ये बात अच्छी थी। इसके जज्बात आपको सच्चाई को देखने से रोक सकते हैं शहजादी सबीला, वो औरत वहाँ कहती है। तो फिर वो रुक जाती है कि एक औरत वहाँ पर आ रही होती, कहती है इज्जत माफ शहजादी सबीला। वो कहती है कि इनकी हालत बिगड़ गई है। तो ये देखकर लोग तो किंग बालविन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और अपनी कुर्सी से उठ रहे होते हैं और जाते कहते हैं कि आप, वो अपनी बहन की तरफ जाने लगते हैं कि पीछे मलिका मारिया भी उनके पीछे आ रही होती हैं। फिर हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जहाँ पर शाम की मंजर दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 3 बंदे आ रहे होते हैं, जो कि 2 वजीर होते हैं और एक कारतगीन होता है। कारतगीन कहता है कि मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा, लेकिन दरवेश चाचा मुझे माफ़ नहीं करेंगे वो मुझे। नहीं भाई, तुम आओ, वसी दिल इंसान है वो वैसे भी दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते, वैसे भी तो वो जानते हैं कि तुमने क्यों किया ये। तो वो कुजूर मदीना से है, वो उनको पसंद करते हैं। कारतगीन कहता है अच्छा तो मदरसा के तलबा में तकसीम कर दो चलो। तो वो वजीर उससे इमाद वजीर कहता है। फिर वो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कारतगीन आ रहा होता है और कारतगीन जैसे देखता है तो दरवेश चाचा ज़मीन पर गिरे होते हैं, यानी कि मुल्ला उमर। कारतगीन उनको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि दरवेश मोहतरम मकाम मुल्ला उमर। वो वहाँ पर वजीर कहते हैं ए अल्लाह तू अजीम है। तो वो जैसे ही मुल्ला उमर की नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं तो वो शहीद हो चुके थे। कारतगीन ये देखकर बहुत ज़्यादा मुसलसल रोए जा रहा होता है और कहता है कि जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर वजीर कहता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि अब हम तेरा ही माल है और तेरी तरफ ही लौटाए जाएंगे। तो कारतगीन कहता है कि दरवेश चाचा ऐसी गद्दारी कौन सर कर सकता है। इमाद वजीर कहते हैं। कारतगीन कहता है कि गुमुश्तकीन, ये सब गुमुश्तकीन नहीं किया है, तुमने हमारे एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। गुमुश्तकीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। तो वहाँ पर तमाम वजीर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। कारतगीन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और इमाद कहता है रुको कारतगीन, कहाँ जा रहे हो, गम में इजाफा ना करो हमारे।
को कैसे जानते हो कि इसने क्या किया? तो वह कहता है तुम इसे उठो, हटो, इसके अलावा कोई गद्दार नहीं, हटो मेरे रास्ते से, कारातगी नमाज से कहता है। और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। इमाद और दूसरा वजीर बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं और मुल्ला उमर कहते हैं, मुहतरमुल मकाम मुल्ला उमर, आपका ये हाल जिस किसी ने भी किया है मैं कसम खाता हूँ कि उसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहजादी सबीला अपने बिस्तर पर पड़ी होती हैं और वो बिल्कुल एक तरफ देख रही, ना कुछ बोल रही होती हैं, ना कोई इशारे कर रही होती हैं, ऐसे कि जिंदा लाश की तरह बस एक जगह पर पड़ी होती हैं। वहाँ पर किंग बाल्डन कहता है और कहता है आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। वहाँ पर मारिया भी आ जाती है, ये कैसे, आप फिक्र ना कर इज्जत माब, हकीम अभी थोड़ी देर पहले यही था, शहजादी ठीक है। लॉर्ड गाय कहता है लेकिन उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। ये सुनकर बाल्डन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी बहन को देखते हैं तो वो कहते हैं आपा मैं बहुत गमज़दा हूँ। किंग बाल्डन कहता है शहजादी इज़हार अफसोस है, मारिया कहती है, लेकिन शहजादी सबीला कोई रिस्पांस नहीं देती। इसे अफसोसनाक खबर के अलावा लॉर्ड गाय कहता है हम आपके साथ अच्छी खबरें भी बांटना चाह रहे हैं। लॉर्ड गाय कहता है, लॉर्ड गाय किंग बाल्डन की तरफ देखता है, अगर आप इजाजत दे तो मैं शहजादी सबीला आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किंग बाल्डन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और वो की तरफ देखने लगते हैं, वो लॉर्ड गाय की तरफ देख रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि मैंने और शहजादी सबीला ने शादी करने का फैसला किया है। किंग बाल्डन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है और अपनी बहन की तरफ देखता है। लॉर्ड गाय जो कुछ कह रहा है क्या ये सच है आपा, क्या ये सच है? तो वो उसकी बहन कहती है कि जी हाँ ये सच है, मैं लॉर्ड गाय से शादी कर रही हूँ। तो ये किंग बाल्डन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने लॉर्ड गाय की तरफ देखता है। मलका क्या आप हमें मुबारकबाद देंगी? मलका से वो लॉर्ड गाय कहता है। तो वो मलका कहती है कि इस अचानक फैसले ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। किंग मारिया कहती है इतना ज़्यादा हैरान कर दिया है कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। वहाँ पर लॉर्ड गाय कहता है कि आपको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यकीनन ये हमारी रियासत के लिए भी एक खुशखबरी साबित होगी। वहाँ पर मारिया कहती है कि शहजादी को आराम करने की ज़रूरत है, एक बार फिर इसे इजहार अफसोस है। तो वहाँ से लॉर्ड गाय उसे देखता है तो वो वहाँ से चली जाती है। लॉर्ड गाय समझ जाता है कि मारिया इस फैसले से हरगिज़ खुश नहीं है। वहाँ पर वहाँ पर बाल्डन अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। वहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गोग बोरू को कैद करके खेमे में लाया जाता है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? गोग बोरू कहता है। तो वहाँ पर बोरू कहता है कि तुम्हारे हक में फ़ैसला मेरे भाई करेंगे गोग बोरू, तो अपने भाई से कहो कि जल्दी से करे। गोग बोरू वहाँ से चलने लगता है। फिर वहाँ पर करामोश कहता है कि क्या मैंने जो तीर मारा है वो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने के लिए काफ़ी नहीं रहा क्या? तो वहाँ पर गोग बोरू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अंदर दाखिल होते हैं खेमे के। इस गफलत के पर्दे को सिर्फ हकीकत की रोशनी से ही हटाया जा सकता है। क्या वहाँ पर गोग बोरू कहते हैं क्या हकीकत और हुक्म वाज़ेह नहीं है? सलाहुद्दीन कहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हकीकत तुम पर जल्द से जल्द आया कर दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, जहाँ तक मेरे फैसले का ताल्लुक है, तुमने जो किया तुम्हारे खिलाफ मैं मुद्दई नहीं हूँ। सलाहुद्दीन कहता है मैंने अपने नफ्स को नहीं मारा है क्योंकि मैं रहम की भीख मांगूँ। वहाँ पर वो गोग बोरू सलाहुद्दीन से कहता है मेरा मतलब अपनी ज़िंदगी को सालों से नहीं था जो तुमने मुझसे चुराए, बल्कि इसलिए कि तुमने मुसलमानों के हकूक़ को सल्ब किया तुमने मुसलमानों के हकूक़ को। वहाँ पर वो कहता है इन सालों में किसने चोरी की? बोरू ने सुल्तान सलाहुद्दीन ने। किस बात पर भरोसा करके ये कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तुम हमें और अयूबियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो? तो वो कहता है कि हमारी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर मिस्र पर कब्ज़ा करने वाले और शाम के तख्त पर नज़र जमाने वाले ये नहीं है क्या? हाँ मेरी बात सुनो। तो वहाँ पर बोरू कहते हैं अल्लाह जानता है मेरे हमसफ़र, अल्लाह जानता है अगर तुम्हारे अलावा किसी ने ये अल्फाज कहे होते तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो वहाँ पर सलाहुद्दीन कहता है कि तुमने कुफ़ार की कैद में जितने साल गुजारे वो तुम्हारे दुख भरे अल्फाज का कफ़ारा है।
कफारा है जो तुमने ये बात कही है। सलाहुद्दीन कहता है अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा मकसद सच्चाई का मकसद नहीं है क्या? मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे ही है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं क्या हम से तुम्हारी दुश्मनी है क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम सच्चाई से भटक गए हैं? वाकई? तो गोक बोरू कहता है कि हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये करने वाले हम नहीं। सलाहुद्दीन कहता है गुमुश्तकीन है, अगर इस बात को साबित कर दें तो वो गोक बोरू हैरान हो जाता है और सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगता है। सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगता है और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो फिर वो गोक बोरू कहता है तो मैं अपनी गफलत को कबूल करके तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो जाऊँगा अगर तुम ये बात मुझ पर अयां कर देते हो। अपने अंदर के गुस्से के साथ गुमुश्तकीन का भी सर कलम कर दूंगा, ये बात अच्छी तरह जान लो। तो वहाँ पर सलाहुद्दीन कहता है तो ठीक है, जल्द ही तुम पर ये वाज़ेह हो जाएगा। गोक बोरू के सिपाहियों को कहें कि कहीं ना जाने देना, कहीं भी ना जाने देना। क्या हम काहिरा वापस नहीं लौट रहे? सलाहुद्दीन कहता है कि हम मज़ीद थोड़े वक्त के लिए यहाँ हैं बोरू, थोड़े से वक्त के लिए। तो वो उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि सलाहुद्दीन आखिर कहना क्या चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है और थोड़ा सा उसकी टेंशन भी लगी होती है कि सलाहुद्दीन क्या करने वाला है। सलाहुद्दीन कहता है कि जल्द ही तुम पर हकीकत आया हो जाएगी और फिर तुमने जो किया है तुम उस पर पछताओगे। तो वो कहता है कि अगर कुछ भी ऐसा निकला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं गुमुश्तकीन को नहीं छोड़ूंगा अगर तुम ये बात साबित कर देते हो। तो सलाहुद्दीन कहता है कि थोड़ा सब्र करो, तुम पर सब कुछ आया होने वाला है, सब कुछ तुम पर वाज़ेह हो जाएगा, मेरी बात पर यकीन रखो, बस थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा सब्र से। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सब्र से काम लेता हूँ, लेकिन हकीकत जल्द ही जल्द आया होनी चाहिए मुझ पर। मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता सलाहुद्दीन, बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाँ पर गोक बोरू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हकीकत जल्द ही आया हो जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर तुम जान जाओगे कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुमुश्तकीन है। तुम जान जाओगे ये बात अच्छी तरह। फिर तुम हमारे साथ मिलकर तुम्हें पर जब गोक बोरू की हकीकत तुम पर आया हो जाओगी तो फिर तुम जिस तरह हमारे खिलाफ नफ़रत पाल रहे हो, तुम यकीनन इसके खिलाफ भी ऐसी ही नफ़रत पालोगे। तुम ये बात अच्छी तरह जान लो। गोक बोरू कहता है कि अच्छा तो ये बात है। गोक बोरू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मुझ पर आया हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दस्तबरदार हो जाऊंगा, इसमें किसी बात का भी शक नहीं और शुबा नहीं। हम मज़ीद थोड़े वक्त के लिए यहाँ रहेंगे, सलाहुद्दीन कहता है। फिर गोक बोरू उसे देख रहा होता है। फिर मंजर तब्दील करके शमसा खातून का मंजर दिखाया जाता है जो कि बीमारी की हालत में सलाहुद्दीन कहकर पुकार रही होती हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो खांस रही होती हैं। वहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की वालदा भी ठहरी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अपनी बहू का यह हाल देखकर बहुत दुखत होती हैं और वो देखती हैं कि शमसा को होश आ रहा है तो वो उसकी तरफ लपक कर आ जाती हैं। कहती है कि शमसे तुम्हारी तबीयत ठीक है मेरी प्यारी बेटी? तुम्हें होश आ गया क्या? तुम ठीक हो मेरी बेटी, ठीक हो? तो वहाँ पर शमसा खातून कहती है कि मेरी आवाज़ सूरज बादलों के पीछे से हमेशा चमकता है। सूरज हमेशा बादलों के पीछे से चमकता है। फिक्र ना करो मेरी प्यारी बेटी, सब गुजर जाएगा। ये क्या हो रहा है वालदा? शमसा खातून कहती है ये गुजर जाएगा। शमसा खातून की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फिर हमें मंजर तब्दील करके शाम का मंजर दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें स्कारा तकीन दिया, मुझे तुम्हारा सर काटना होगा, ज़मीन पर गिर जाओ और तुम्हारी कोई मदद ना करे, जहन्नम की आग के लिए लकड़ी बन जाओ। हुजूर हटो। वहाँ कारा तकीन का सिपाही आता है, रुके ज़रा हुजूर, अलबस हटो। कारा तकीन कहता है मैंने आपको जारहाना रवैये को देखा है, ये कैसी हालत है। वहाँ पर उसका सिपाही कहता है हटो अलबस। कारा तकीन तुम्हें हिसाब देने जितना सब्र मेरे पास नहीं है हुजूर, आप ज़रा पहले बताएं, इसको बददुआ दे रहे हैं, आप किसको बददुआ दे रहे हैं? इन गुमुश्तकीन गद्दार को। कारा तकीन कहता है उसने दरवेश चाचा की जान ली है उसने दरवेश चाचा की। तो वहाँ पर उसके सिपाही कहते हैं आप क्या कह रहे हैं हुजूर? पहले इसने मुझे मिंबर को टुकड़े करने पर मजबूर किया और जाहिर है कि ये काम भी उसी ने किया होगा। हटो।
जब तक इनसे गर्दन से दबोच नहीं लेता तब तक मेरे लिए कोई सुकून नहीं रहेगा। वहाँ पर कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन को बताए बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर कारातेगिन का सिपाही कहता है, और कहता है इसलिए ना करें, लेकिन इसने क्या किया है? कारातेगिन कहता है मैं भी वैसे ही करूँगा, हटो। वहाँ पर उसका सिपाही कहते हैं इंतकाम का वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन हमारे हाथों में जब तक सबूत नहीं होंगे हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। ये बात अच्छी तरह जान ली। आप मेरी बात सुने और जल्दबाजी ना करें जल्दबाजी। वहाँ पर कहते हैं हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है तो उन्होंने हमें शाम फजूल में छोड़ा है क्या? कि उन्होंने हमें शाम में ऐसे फजूल नहीं छोड़ा है। फिर हमें मंजर तब्दील करके कुदस का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मलिका मारिया दिखाई जाती है जो कि खिड़की से बाहर देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लौत गाय भी आ जाता है। लौत गाय को देखकर मलिका उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि मैं शहजादी सबीला के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी का ये अचानक फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत खुशी हुई है। वहाँ पर मलिका कहती है शहजादी बालियान से मोहब्बत करती है, हर कोई ये बात जानता है, लेकिन अचानक ये मैं नहीं समझी तुमने कौन सा खेल रचा है। अगर ऐसा क्या होगा वो आपसे शादी पर राजी होगी? अगर क्या बात, अगर कार शहजादी को एहसास हो गया कि मुझसे मोहब्बत करती है बस। लौट गाय कहता है क्या ये इत्तेफाक है? वो कहती है ऐन इसी वक्त बालियान जिंदान से फरार हो जाता है। हाँ, तो लौट गाय कहता है इसकी मदद किसी ने की कोई नहीं जानता। वहाँ पर मलिका कहती है हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ का यह महल राजों और हैरतों से भरा हुआ है। ज़्यादा मत सोचिए, अपने वक्त का लुत्फ उठाएं। वहाँ पर लौट गाय कहता है माफ़ कीजिएगा। वहाँ पर मलिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे देखती है कि वो तो अपनी मनमानी कर रहा है। मलिका बहुत ज़्यादा लंबी सांस लेती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। क्या ये आप वाकई लौट गाय से शादी करना चाहती हैं? किंग बालदेन अपनी बहन से कहता है। तो वो कहती है जी हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ कि बालियान जिंदान से फ़रार हो गया है। बालियान से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर शहजादी कहती है यानी आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हारे क्या मतलब है? बालदिन से वो कहती है ऐसा लगता है कि किसी ने दोबारा तुम्हारे कान भरे हैं। बालदिन कहता है बालियान कैसे फ़रार हुआ, इसकी किसने मदद की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो बालदिन कहता है कि आप जब आपको बालियान से मोहब्बत करती हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे लौट गाय से शादी करने दे। वहाँ शहजादी कहती है बस। वहाँ पर किंग बालदिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और